Students, am I audible now? Yes, ma'am. Ma'am, good morning, ma'am. Yes, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. आप प्लीज अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए। और कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि चलो देख लेते हैं जाके, सेमिनार ही तो है, डेमो टाइप का है तो डिसाइड कर लेंगे कुछ पसंद आया तो। आई नो ये सबको कंफ्यूजन रहती है, लेकिन आई विल ट्राई कि इस सेशन के एंड तक थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको जरूर आ जाएगी कि एक्चुअली में ऑप्शनल चूज करते हुए हमें क्या सोचना चाहिए और कैसे अप्रोच करना है हमें। तो हम सब ये क्लियर हो जाएगा आज इस वाले डेमो के एंड तक आपको। आई विल ट्राई दिस, और थोड़ा सा सेशन को हम इंटरैक्टिव रखेंगे, डल नहीं बनाएंगे। मैं वो घिसी पिटी पुरानी बातें नहीं करूंगी जो हर यूट्यूब वीडियो में, हर आपको डेमो में दिखती हैं। आप लोगों को अभी भी लग रहा होगा कि मैम बोल रही हैं, फिर भी वही करेंगी, लेकिन नहीं होगा आज ऐसा। आप एक बहुत अच्छा डेमो, एक बहुत अच्छा प्लानिंग अपने मन में आज लेकर जाएंगे यहाँ से, जिसके बाद आप ऑप्शनल की अच्छी से प्रिपरेशन कर पाएंगे। अब अगर आप ये देखें कि ये मैंने क्या लिखा है, इफ मेंस इज अ रैंक डिटरमाइनर देन ऑप्शनल इज अ रैंक डिफरेंशिएटर। ये क्यों लिखा है मैंने? अगर आप ये चीज देखें कि हमारे मेंस में कितने एग्जाम्स होते हैं? GS 1, 2, 3 एंड 4, ईच हाउ मच मार्क्स? 250 मार्क्स ईच। तो GS के टोटल मार्क्स कितने हो गए? 1000 मार्क्स। 1000 मार्क्स। और रफली आप GS का सिलेबस कितने मंथ्स में कंप्लीट करते हैं? 9 मंथ्स, 10 मंथ्स। ठीक है, इससे ज्यादा तो आपके पास टाइम भी नहीं है। आपको रिविजन भी करनी है, आपको प्रीलिम्स का भी देखना है, आपको करंट अफेयर्स भी देखने हैं, आपको आंसर राइटिंग भी देखनी है। टू मच है ना? और इसका एग्जैक्टली हाफ 500 मार्क्स अकेले ऑप्शनल के पास है। अकेले ऑप्शनल के पास इसका एग्जैक्टली हाफ है। तो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इसके अंदर 3 to 4 मंथ्स, तो दैट इज नॉट अ बैड डील आई थिंक। 500 नंबर बहुत होते हैं। और अगर मैं ये बोल रही हूँ कि रैंक डिफरेंशिएटर है, तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ ये बात? ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर GS में कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी रेंज रहती है 100 to 110 मार्क्स। ठीक है, आउट ऑफ 250। और मैक्सिमम बच्चों की रेंज रहती है फ्रॉम 90 to 110। ठीक है, इसी में रेंज करेंगे आप लोग सबके सब। आपने टॉपर्स के मार्क्स देखे होंगे। ऑल इंडिया रैंक 5 विशाखा यादव स्कोर्ड 95 मार्क्स इन GS 3। तो आप देखोगे तो टॉप रैंकर्स के मार्क्स भी इतने में ही रेंज करते हैं, इससे ऊपर बहुत रेयर है कि आप जाओगे। तो एक एस्पिरेंट अगर टॉपर्स लिस्ट में उसका नाम आना है, तो फिर वो कितने मार्क्स की लीड ले पाएगा? मैक्सिमम हाउ मच? 20-25 मार्क्स, रफली इतने की ही लीड मिलेगी उसको। लेकिन अब अगर हम ऑप्शनल की बात करें, तो ऑप्शनल सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, सब अपना स्ट्रेंथ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो सब अपने अपने स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग उसको चूज करते हैं। अगर आप इसमें एक्सीडिंगली वेल परफॉर्म करते हो, तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि सोशियोलॉजी में इवन 300 प्लस तक मार्क्स गए हैं। 300 प्लस, अभी ये बहुत ही ऐसे लग रहा होगा कि ये तो नॉन अचीवेबल है, ये कैसे होगा? 300 प्लस इज तो टू मच, बट येस यू कैन स्कोर इट। आराम से स्कोर होता है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बस अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन में। मैं आगे बताऊंगी कि सोशियोलॉजी के लेने के फायदे क्या हैं, और अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज करते हो तो उसकी अप्रोच क्या रहेगी मेरी पढ़ाने की। ठीक है, तो एक बच्चा अगर सी पेपर ऑप्शनल इज डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2, ईच ऑफ 250 मार्क्स। ठीक है, अगर किसी दो एस्पिरेंट्स को हम अगर कंपेयर करते हैं, किसी एक के मार्क्स आए से 120, ठीक है, और एक के मार्क्स आए, कितने की लीड हो गई? तो रैंक जाएगा कि नहीं ऊपर नीचे? हो गया ना रैंक डिफरेंशिएटर। तो सी प्रीलिम्स हमें पता है क्वालिफायर राउंड है, वो हमें क्लियर करके हमारा काम, प्रीलिम्स का काम सिर्फ हमें मेंस में बिठाना है। मेंस हमें रैंक देगा, इंटरव्यू भी रैंक नहीं देता। यू कैन परफॉर्म वेरी वेल इन इंटरव्यू, बट एक्चुअली जो चीज डिटरमाइन करेगी आपका रैंक इज योर मेंस। ठीक है, और अगर आपको लीड पकड़नी है दूसरे एस्पिरेंट से, आपको चाहिए कि मुझे
टॉप 10 में, ठीक है, टॉप 100 में रैंक चाहिए, देन यू नीड टू एस योर ऑप्शनल। तो ऑप्शनल, इसीलिए ऑप्शनल इज अ रैंक डिफरेंशिएटर, ठीक है। तो ये मैंने एक जस्ट एक ग्लिम्स की ऑप्शनल क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लग रहा है कि ऑप्शनल चूज तो करना है, लेकिन चूज करें कैसे? तो सबसे पहले किसी भी एस्पिरेंट के माइंड में ये सब आते हैं, ये सब कहानियां सी घूमने लग जाती हैं कि इतनी कंफ्यूजन, ओ माय गॉड, पूरी मार्केट फुल ऑफ ऑप्शनल की वीडियोस, सोर्सेज, ये वो, इतना कंफ्यूजन। तो ये सबसे पहले ये लगता है हमें कि अब हमें क्या करें, हम क्या सोचें, एक्चुअली में क्या सही क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि एक बहुत अच्छी हमारी ऑप्शन चूज हो, क्योंकि बहुत बड़ा दारोमदार है। 500 मार्क्स आपका रैंक देखेंगे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मैं इसको बहुत शॉर्ट में रखूंगी बिकॉज मेनी पीपल, आप लोगों को थोड़ा रफली एक आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ज्यादा मेरा ये है कि सोशियोलॉजी क्यों आपको चूज करनी चाहिए, जिस चीज के लिए आप यहाँ पर आ जाए हो। सबसे पहले सब्जेक्ट स्कोरेबिलिटी। अब आधे बच्चों को लग रहा होगा कि मैम तो लिखेंगी बैकग्राउंड, आधो आधों को लग रहा होगा कि सबसे फर्स्ट पॉइंट तो होगा कि बैकग्राउंड, जो ज्यादा सुनने को मिलता है कि ग्रेजुएशन किसी में की है, बीए की है, एमए की है। दैट इज इंपॉर्टेंट, वील डिस्कस इट ऑल्सो। बट सबसे पहले क्या है, हमें तो एग्जाम क्रैक करना है ना। हम यहाँ पीएचडी, एमए ये सब करने तो आए नहीं है, हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए आए हैं हम। तो हमें सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट की स्कोरेबिलिटी क्या है। अब स्कोरेबिलिटी, हम ये नहीं बोल सकते हर ऑप्शनल सब्जेक्ट की स्कोरेबिलिटी सेम है, ऐसा कभी नहीं होता। एक सब्जेक्ट जो एक के लिए स्कोरेबल हो सकता है वो दूसरे के लिए स्कोरेबल क्या पता ना हो। ये एक बच्चे की अपनी एबिलिटीज पे डिपेंड करेगा। आपको अपने स्ट्रेंथ एरियाज, अपनी वीकनेसेस आपको खुद पहचाननी है। ये मैं अभी जो ये नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और मैं एंड में एक चार्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपनी कॉम्बिनेशन ऑफ क्राइटेरिया से चूज करना है कि सही ऑप्शनल क्या होगा मेरे लिए। अब स्टूडेंट की अपनी एबिलिटीज का क्या मतलब है, या तो आप सब्जेक्टिवनेस देखो, राइटिंग एबिलिटीज कितनी है आपकी। इफ यू हैव गुड राइटिंग एबिलिटीज, गुड राइटिंग स्किल्स, आपने अपने मेंस के कुछ आंसर्स तो लिखे होंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ ने तो थोड़ा बहुत तो लिखा होगा, उसको थोड़ा तो पता होगा कि एम आई गुड एट आंसर राइटिंग और नॉट। इफ यू आर वेरी गुड एट आंसर राइटिंग, एंड आंसर राइटिंग इज वन थिंग जिसे मैं मेंस का एक आर्ट बोलती हूँ, जो कि आप, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीख के आते हैं हम, वो एक्वायर कर सकते हो आप। प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो अगर आपकी सब्जेक्टिवनेस अच्छी है तो आपको सब्जेक्ट्स लेने चाहिए जैसे कि सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी वो बच्चा एस कर जाता है जिसको आंसर राइटिंग की स्किल आती है, जिसको आर्ट आता है आंसर राइटिंग का, ठीक है। और आप ले सकते हो पेबेड। और इन दोनों का एक और फायदा है, ये दोनों सब्जेक्ट्स थोड़े कम डायनामिक भी हैं, ठीक है। डायनामिज्म है, बट इतना डायनामिज्म है कि आपको आंसर में एक रेफरेंस देना है किसी करंट का। क्वेश्चन स्टैटिक का ही आएगा, लेकिन कुछ न्यूज में चल रहा है, आसपास चल रहा है, तो आपको उसको सिर्फ एक रफली एक रेफरेंस देना है आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि आई एम वेरी गुड एट डायग्राम्स, ठीक है, फ्लो चार्ट्स, आपको लगता है कि मेरी तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और मेरा दिमाग ज्यादा ऑब्जेक्टिवनेस में चलता है, मैं बहुत क्रिस्प क्रिस्प फटाफट लिख सकती हूँ, देन इज geography. But everything comes with the cons as well. This optional takes a lot of time. बहुत lengthy syllabus है. I myself at one time was considering my optional as geography, but I left it क्योंकि मुझे पता था कि इसको सिर्फ इसको ही खत्म करने में 8 महीने लग जाएंगे। नो डाउट 500 मार्क्स है, बट हमें इतना भी देखना है कि हमें जीएस और प्रीलिम्स भी मैनेज करना है। जिस हिसाब का प्रीलिम्स अब आता है उस हिसाब से हमें बहुत बैलेंस्ड व्यू लेके चलना है हर चीज में, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। अब वंस ओन इंटरेस्ट, इसकी बात भी आज हम करेंगे। ये दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये मैं बताऊंगी क्यों। ये इसीलिए कि पूरा दिन आप लोग जीएस की क्लासेस लगाते हो, करंट अफेयर्स की क्लासेस लगाते हो, प्रीलिम्स की क्लासेस लगाते हो, लेकिन आपको उस पूरा दिन खत्म करने के बाद आपको 2 या 3 घंटे डेडिकेटेडली आपको ऑप्शनल को देने ही देने हैं। आपको लगता है कि आप सिर्फ जस्ट बिकॉज कि मेरा सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है, मैंने बीए किया है, एमए किया है, सी बीए एमए और ग्रेजुएशन करना और यूपीएससी के ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में दिन रात का अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि आप लोग कॉलेज में क्या करते हो, हम क्या करते हैं,
कवर टू कवर बुक रटी, जाके ब्लर्ट आउट कर दिया एग्जामिनेशन में। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो आखिरी 2 दिन में पढ़ के एग्जाम देकर आते हैं कॉलेज का, वो हम सबको पता है, हम सबने किया है, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम यूपीएससी का ऑप्शनल प्रिपेयर करेंगे, हमें उसमें आंसर राइटिंग भी देखनी है। हमारे माइंडसेट में दिखना चाहिए हम एक आईएएस एस्पिरेंट है, हमें ये नहीं लगना चाहिए कि कॉलेज का स्टूडेंट आंसर लिख रहा है। तो आपको बहुत सारा टाइम स्पेंड करना ऑप्शनल के साथ। इफ यू आर नॉट इन लव विद योर ऑप्शनल, आप डिस्ट्रॉय होने वाले हो इस प्रिपरेशन में, क्योंकि आपको पूरा दिन खर्च करने के बाद जब आप 3 घंटे लेके बैठोगे ऑप्शनल को, आपको लगेगा शिट दिस इज अगेन अब इतना बड़ा बर्डन, अब मैं कैसे इसको करूं। ठीक है, तो इंटरेस्ट होना बहुत बहुत जरूरी है इस सब्जेक्ट के लिए। अब दिस ओवरलैपिंग विद जीएस, ये भी हमें कंसिडर करके चलना है। ओवरलैपिंग विद जीएस में ये है कि ऑप्शनल अगर जीएस के काफी सारे सब्जेक्ट्स के साथ, टॉपिक्स के साथ ओवरलैप करेगा तो हमारे साइमल्टेनियसली प्रिपेयर होते रहेंगे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट जीएस, आई एम टॉकिंग अबाउट एसए एज वेल। आगे मैं बताऊंगी कि सोशियोलॉजी का एसए में कितना हेल्प मिलेगा, विद एन एग्जांपल आई विल टेल यू। ठीक है, लेंथ ऑफ द सिलेबस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप सिलेबस ही खत्म नहीं कर पाए, आप सिलेबस ही कंप्लीट करने में लगे रहे, आप आंसर राइटिंग कब करोगे? आप अपना करंट अफेयर इंटीग्रेट कब करोगे ऑप्शनल के साथ? कब आप टेस्ट सीरीज लिखोगे? कब आप अपनी टेस्ट सीरीज को, जो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स है, उसको इंप्रूव करोगे? एट द एंड एम क्या है? एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आंसर लिखना, सिलेबस कंप्लीट करना। तो हमारा एंड नहीं है ना कि हमने हाँ पूरा सिलेबस पढ़ लिया, पूरा सिलेबस पढ़ लिया और हमारा हो गया। डू यू थिंक सो इट विल वर्क? नो, इट विल नॉट। तो आंसर राइटिंग करने के लिए टाइम भी तो होना चाहिए, उतना टाइमली सिलेबस भी तो फिनिश होना चाहिए, करंट भी इंटीग्रेट करना, डायनामिज्म कैसे दिखेगी आंसर्स में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आई टोल्ड यू कि ज्योग्राफी जो है वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सोर्सेस की। अब ये लगता है बच्चों को दिस इज अ बेनिफिट, सोर्सेस ज्यादा होने। हमें जनरली हमें क्या लगता है कि ज्यादा सोर्सेस का मतलब क्या है? हमें फायदा है इस चीज का, लेकिन इसका फायदा भी और इसका नुकसान भी है। ठीक है, जब ज्यादा सोर्सेस होते हैं ना, हम क्या करते हैं, हमारा एक क्या माइंडसेट रहता है, एक सोर्स पढ़ लिया, अरे इससे कंप्लीट नहीं हुआ। फर्स्ट मैंने एक सोर्स, एक बुक पढ़ ली, मैंने एक टेस्ट सीरीज लिखी, मुझे उसमें एक क्वेश्चन भी अगर ऐसा दिख गया ना जो मैंने नहीं पढ़ा, हम पूरा एक नया सोर्स ऑल टुगेदर पूरा पढ़ लेंगे। ये हर एस्पिरेंट करता है, ये मेरे साथ भी हुआ, ये सबके साथ हुआ है। हम डर के मारे क्या करते हैं, अरे यार एक क्वेश्चन आ गया, शिट अब पूरी एक और दोबारा पढ़ो। ये नहीं करना होता। तो ये जो है ना, टू मेनी सोर्सेज जो है ना, लीड्स टू कंफ्यूजन। आप कभी भी प्रैक्टिकली एग्जाम को देख ही नहीं पाओगे, आप बस सोर्सेज ही पढ़ते रहोगे। यू विल बी इन अ विशियस साइकिल ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस। आपको लगेगा मेरा तो कुछ कंप्लीट ही नहीं हो रहा, बस बार बार डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, इसका इसीलिए ड्रॉबैक है कंफ्यूजन। ठीक है, और पॉजिटिव तो ये है ही है कि हमारे पास अच्छी अवेलेबिलिटी है, तो हम एक अच्छा सोर्स जरूर चूज कर सकते हैं। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट निकालना बेसिकली। सारे सोर्सेज मार्केट में बेस्ट नहीं है, बहुत सारे वेस्ट भी हैं, बट वो माइंडसेट कैसे डेवलप होगा वो मैं बताऊंगी कि कैसे डेवलप होगा, आपको क्या चाहिए। वैसे तो इफ यू विल अटेंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल एंड यू विल बी अटेंडिंग माय क्लास, आई हैव डन ऑल द प्रिपरेशन फॉर यू। मैं आज आपको इस स्लाइड्स में अपने नोट्स भी दिखाऊंगी, अपनी आंसर शीट्स भी दिखाऊंगी। आपको पता चलेगा 20 घंटे की मेहनत मैंने आप लोगों की बचा के रखी हुई है पहले। आप 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास अटेंड करोगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मेरा नोट्स लिखवाने का स्टाइल बहुत अलग है, मैं ये नहीं करूंगी, मैं बड़ी बड़ी कहानियां नहीं लिखवाऊंगी, मैं थ्योरीज बड़ी बड़ी नहीं लिखवाऊंगी, मैं उतना ही लिखवाऊंगी जितना आप आंसर शीट में प्रोड्यूस कर पाओ। क्योंकि सी, एक प्रैक्टिकल थिंग, यू हैव ओनली 7 minutes फॉर वन आंसर। आइदर यू विल थिंक इन दिस, आइदर यू विल राइट। एक ही चीज कर सकते हो आप। और अगर आप इतना सारा पढ़कर गए हो, इतना सारा एक टॉपिक के लिए, एक टॉपिक के लिए आपने पता नहीं 10 किताबें पढ़ ली, ठीक है, क्वेश्चन कितना आना है? 10 मार्कर्स। 10 मार्कर्स आने हैं, कितनी स्पेस मिलती है 10 मार्कर्स के लिए? 1.5 शीट। इफ यू हैव सीन टॉपर्स के आंसर शीट, तो एक पूरी, एक फुल एंड 1 हाफ। उसमें भी टॉपर्स क्या करते हैं, यही खत्म कर देते हैं आंसर, यही खत्म कर देते हैं आंसर। और फिर हमें लगता है यार इसको इतने नंबर कैसे मिल गए इतना कम लिखकर? क्योंकि उसने लिखा वही है जो पूछा है। हमें तैयारी उतनी करनी है जितना पूछा है, हमने नहीं पढ़ना इतना सारा। दिस इज अ टाइम वेस्ट, दिस विल लीड टू कंफ्यूजन। हमें लगता है हम ज्यादा पढ़ लेंगे ना, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती रहेगी, वो कंफ्यूजन आती है।
जितने क्रिस्प नोट्स, जितना अच्छे से आप एक बार में कर लोगे ना, उससे उतना ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगा। आप एक ही चीज को 50 जगह से पढ़ोगे, बस वो क्या होता है, आई वुड से वोकैबुलरी ऐड होती रहती है बस। इसके इससे अच्छे वर्ड्स, इसकी डेफिनेशन उससे अच्छी, इससे अच्छे फीचर्स, होगा वही। हम एक नोट बनाएंगे, एक पेज का एक नोट बनाएंगे, क्रिस्प बनाएंगे, रेलेवेंस लिखेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स की इंटीग्रेशन। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी कि आंसर्स में डायनामिज्म कैसे लेके आते हैं। फिर आपको देखना है कि सब्जेक्ट का डायनामिज्म कितना है। अब डायनामिज्म का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ऑप्शनल है PSIR, इंटरनेशनल रिलेशंस। क्वेश्चन जब हम PYQs उठाएंगे ना, हमें लगेगा यार क्वेश्चन तो सेम ही पूछ रहा है, आंसर बदल गए हैं। लेकिन डू यू फील टू कंट्रीज के कोई रिलेशंस बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं? हमारे बेस्ट ऑफ द नेबर्स के साथ रिलेशनशिप्स भी चेंज हो चुके हैं, इंडिया, बांग्लादेश। एंड आपको सिर्फ बायलेटरल रिलेशंस नहीं देखने हैं, आपको मल्टीलेटरल रिलेशंस भी देखने हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप्स भी देखनी है, आपको उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस भी इंटीग्रेट करना है। तो इट इज टू मच। डायनामिज्म का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू करंट, उसके आंसर्स भी बदलते रहते हैं। तो अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि हमें न्यूज़पेपर से इंटैक्ट रहना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो हमारा होगा ही नहीं, दैट सब्जेक्ट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी का कोर है स्टैटिक, ठीक है? ऐसा नहीं है कि करंट के क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। इसको प्रिडिक्ट कैसे करना है ये भी मैं सिखाती हूँ। इट इज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट, वेरी इजी। आप एक साल अच्छे से न्यूज़पेपर तो आई होप सब पढ़ते हैं, आप बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार इस बार के 4 क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन में ही करंट रिलेटेड पूछा होगा, वो कौन से 4-5 क्वेश्चन होंगे। आराम से कर सकते हो। मैंने पिछले 5 साल में ये किया है, हर साल प्रिडिक्ट किया है और हर साल वो क्वेश्चंस आए हैं। तो ये प्रिडिक्ट करना इट इज इजी। कोर स्टैटिक रहेगा, स्टैटिक के साथ रेफरेंस हम करंट का देंगे, जो कि हमारे सब्जेक्ट को, हमारे आंसर्स को, डायनामिज्म। अब एक चीज बताओ, अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट की तरह, सोशियोलॉजी बच्चे इसलिए ले लेते हैं, उनको लगता है कि यार स्टैटिक है, हर साल क्वेश्चंस भी सेम आ रहे हैं और हमारा तो हो गया। आपने पूरी बुक पढ़ी, जाके एज इट इज आंसर में लिख दिया। आईएएस बनने के लिए आए हो ना, यूपीएससी एग्जामिनर को क्या लगेगा, रट के आया लिख दिया। कैसे पता चला उसको कि आपने कुछ तो, इसमें आपको क्लैरिटी है सोसाइटी में क्या हो रहा है, कुछ तो समझ आया होगा। अगर आप सिर्फ स्टैटिक लिखोगे ना, नंबर जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। सोशियोलॉजी में लगता है कि स्कोरेबल है क्योंकि PYQs रिपीट होते रहते हैं, वो रिपीट होते हैं, लेकिन आपको अगर आप उसमें करंट का रेफरेंस नहीं डालोगे, मैं आगे बताऊंगी कि करंट के रेफरेंसेस कैसे डालते हैं, आई विल शो यू माय आंसर्स, जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे, जिससे मार्क्स मैक्सिमाइजेशन होती है। हमें जरूरत नहीं है हमें इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने हैं एक कंसेप्ट को समझाने के लिए। हम 3-4 लाइंस में कंसेप्ट क्रिस्प तरीके से लिखेंगे, लेकिन उसके साथ एग्जाम्पल्स के साथ और फैक्ट्स के साथ उसे बैक करेंगे। दिखेगा ना एक IAS बनता हुआ, एग्जामिनर को लगेगा कि इसने न्यूज़पेपर खोला, इसको पता है सोशियोलॉजी का सिलेबस क्या है। ये एट द एंड, अगर जब आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल इफ यू विल टेक, आई इंश्योर दैट, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ कि 3-4 महीने के एंड में आप लोगों के साथ ऐसे होगा कि आप लोग न्यूज़पेपर खोलोगे, आपको सोशियोलॉजी का सिलेबस दिखाई देगा। छोटी से छोटी न्यूज, एडवर्टीजमेंट्स, मैं कह रही हूँ ब्रांड के लोगोज और टैगलाइंस में भी सोशियोलॉजी दिखाई देगी। मैं आज एग्जांपल दूंगी, और आप जब वो कोट करोगे ना, एग्जामिनर को लगेगा कि ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल का बच्चा है, ये सिर्फ स्टैटिक रट के नहीं आया। जिससे नंबर मिलेंगे, जिससे एज बनेगा, ठीक है? हमें वो पुरानी घिसी पिटी कहानी नहीं करनी। डेफिनेशन, इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी, इंट्रो कंक्लूजन बॉडी वही रहेगा, लेकिन उसमें कैसी चीजें इनग्रेन करनी है। सोशियोलॉजी में बुलेट पॉइंट्स आई वुड नॉट प्रेफर राइटिंग। सोशियोलॉजी इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, आंसर राइटिंग का आर्ट है सोशियोलॉजी। तो आपको कैसे बॉडी, इंट्रो, कंक्लूजन के साथ आपको इंटैक्ट रखना है, फ्लो होना चाहिए एक आंसर में, वो सीखेंगे हम, ठीक है? इसीलिए dynamism. Then is last is, I would say, background. This is important, I'm not saying this is not important, this is very important, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आए हो ना, हम ग्रेजुएशन में कभी कभार वो सब्जेक्ट्स चूज कर लेते हैं जो हमें लगता है कि यार आगे फ्यूचर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे,
बट हम उसमें यूपीएससी लेवल का आंसर राइटिंग कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं। इसमें बहुत, दो बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जरूर अगर आपका बैकग्राउंड है वो आपके पास एज जरूर रहेगा, मैं ये मना नहीं कर रही, आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, आपको एक सब्जेक्ट का ओवरऑल सब्जेक्ट मैटर पता होगा, लेकिन यूपीएससी में आपको परफॉर्म ये करवाएगा, इसमें मैं थोड़ा सा, दो चीजों में मेरे को लगता है डिफरेंस है। ये एक क्राइटेरिया हो सकता है आपके लिए, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही अच्छा आपको परफॉर्म करते हो, आप अपने ग्रेजुएशन में आपको और उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी बहुत है, तो आपको लगता है तो आप जरूर ले सकते हो। तो दिस शुड बी द रफली दिस शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग एनी ऑप्शनल। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। कोई क्वेश्चंस हो, डू आस्क इट। ठीक है, एक नहीं 20 बार पूछो। इस एक सेशन से 45 मिनट्स के सेशन से अपनी सारी की सारे डाउट्स क्लियर करके जाना है यहाँ से, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं। आई होप आप लोग सब 2025 का दे रहे हैं, अटेम्प्ट दे रहे हैं। यू डोंट हैव टाइम। जुलाई अगस्त आने वाला है, आपको ऑप्शनल प्रिपेयर करके पहले ही रखना है, एडवांस में टेस्ट लिख के रखने हैं। इतना टाइम नहीं है, अब वो पुराना जमाना नहीं है कि हम ऑप्शनल की प्रिपरेशन प्रीलिम्स निकलने के बाद करेंगे, एडवांस में करके रखनी पड़ती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें मेंस लिखने को कब मिलेगा, लेकिन मेंस की प्रिपरेशन हर साल चलेगी। आप प्रीलिम्स निकालो या ना निकालो, ऑप्शनल पॉलिश होगा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए टाइम नहीं है, तो यहीं से डाउट्स क्लियर करके जाना। अब रोहित, आई थिंक रोहित, आई विल टेल यू कि कितने दिन में सोशियोलॉजी का सिलेबस खत्म होगा, आगे मैं सब बताऊंगी। आप अभी सुनो सेशन को, सब कुछ आपको, एवरी डाउट विल बी क्लियर। एंड में जो भी बचेगा ना पूछ लेना आप लोग, ठीक है। अभी क्लास के बाद भी आई विल बी देयर, यू कैन कम टू मी, आस्क एनी डाउट। ठीक है, अब लग रहा है कि मैम ने इतनी सारी क्राइटेरिया तो बता दी, अब अपना सोशियोलॉजी भी मैम प्रपोर्ट करेगी, तो सुन लो फिर वाई सोशियोलॉजी ऑप्शनल। ठीक है, सबसे ज्यादा देखो, हमें तो मार्क्स चाहिए, हमें रैंक चाहिए, हमें बनना है आईएएस। आई होप मैक्सिमम ऑफ द यू डोंट वांट आईपीएस आईआरएस, सबको आईएएस बनना है ना। और आईएएस जनरल कैटेगरी हाउ मच, 70 रैंक रफली, अंडर 70 चाहिए, तो ऑप्शनल तो इस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो ही पॉइंट लिखा है जो चाहिए, हाई स्कोरिंग पोटेंशियल एंड सक्सेस रेट। सी विशाल शाह कितना रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, स्कोर देख लो। अब मैंने बोला था ना 300 प्लस, 329 मार्क्स। सो हो सकता है, ये लगता है कि ये तो बहुत सरियल है, कैसे पॉसिबल होगा, हो सकता है। और ये सिर्फ एक नहीं है, मैं अभी आगे दिखाऊंगी और कितने सारे। जस्ट सी, पास्ट प्रूव इट्स ऑल, जस्ट सी। दिखेंगे आपको ज्यादातर सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक, और नंबर देख लो सबके। रेंज क्या लग रही है आपको, 270 टू 300, और बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे तो रैंक्स 15, 63, 4, 10, 9। इसमें से कुछ तो बहुत फेमस है, रिसेंटली जागृति अवस्थी, सृष्टि देशमुख ऑल इंडिया रैंक 5, इफ इट इज इट है, नो शी इज वाज 2015 का टॉपर। ठीक है, अनु कुमारी ऑल इंडिया रैंक 2, आप देख लो, सब सिंगल डिजिट डबल डिजिट है, कोई एक आधा है जो ट्रिपल डिजिट में है, तो है ना, पास्ट प्रूव इट्स ऑल। तो सोशियोलॉजी इज वेरी स्कोरिंग, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे ना, अच्छे से बिल्कुल एक पॉइंट स्ट्रैटेजी लेके चलोगे ना सोशियोलॉजी में, टाइम से सिलेबस भी खत्म होगा, रैंक भी आएगी और नंबर भी आएंगे। सोशियोलॉजी का यही फायदा है, और मैं तो कोई झूठ नहीं बोल रही, ये तो स्टैटिस्टिक्स है, मैंने अपनी कोई कहानी नहीं बनाई। Now this I was telling you, highly ignored, super significant. You have to spend a lot of time, 2 to 3 hours after getting frustrated with GS, prelims, newspaper, everything you do daily. ठीक है, क्लासेस भी जीएस की अटेंड करोगे, करंट अफेयर भी पढ़ोगे, नोट्स भी बनाने हैं, टू मच वर्क्स। बट एंड में जब लेके बैठोगे ऑप्शनल, तो इंटरेस्ट नहीं होगा तो पढ़ नहीं पाओगे उस सब्जेक्ट को। और आज इंटरेस्ट की बात जरूर करेंगे, मैं कुछ टॉपिक्स सोशियोलॉजी के आपको ना रफली, कि सोशियोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या, मैं बहुत ग्लिम्पसेस दूंगी, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि यार ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं और हमने नहीं देखा। सोशियोलॉजी इज व्हाट यू आर सीइंग इन सराउंडिंग्स, सोसाइटी। बट हम क्या करते हैं, हम बहुत लार्ज स्केल पे किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट बनोगे, माइन्यूट स्केल पे
एक इंडिविजुअल के बिहेवियर से लेके एक सोसाइटी के बिहेवियर तक, इंटरनेशनल रिलेशंस तक, हर चीज में सोशियोलॉजी दिखाई देगी। एंड आई एम सेइंग इट विद फैक्ट्स। सोशियोलॉजी इंटरनेशनल रिलेशंस में भी दिखाई देती है, वो मैं बताऊंगी आज कैसे। रिसोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं, जिसकी कोई चिंता आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। इफ यू विल ज्वाइन माय ऑप्शनल, मैं दिखाऊंगी नोट्स। रफली आई वुड नॉट से बिग थिंग, बट मैंने ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट जो बड़े इंस्टीट्यूट है सोशियोलॉजी के, आई हैव डन देम ऑल, आई हैव सीन द नोट्स, आई हैव प्रिपेयर्ड अ क्रिस्प शॉर्ट कटिंग ऑफ दैट आप लोगों के लिए। आप लोगों की वही कह रही हूँ मैं, 20 घंटे की मेहनत बचा रखी है मैंने, तो आपको देखूंगी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इसका एक बेनिफिट है। कुछ रिसोर्सेज मैं बताऊंगी आप लोगों को, जैसे स्टैटिक की बुक्स हैं जो सोशियोलॉजी की ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होती, वो मैं पढ़ने को भी बोलूंगी। आप लोगों को डाउट्स होंगे तो आप उसके साथ मेरे पास आओगे भी। वो बुक्स जो हैं वो एक एज देंगी। ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ेंगे हम, अच्छी वाली, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कितना टाइम लग जाएगा, अब इतनी कहानी तो हो गई मैम, टाइम तो बता दो कितना लगेगा। सी 4-5 months, मेरा मेरा एम रहेगा 4.5 months में आई विल कंप्लीट द सिलेबस। बट माई अप्रोच विल बी वेरी डिफरेंट विद अदर टीचर्स, क्योंकि मैं आज अपनी अप्रोच भी बताऊंगी। इफ यू विल ज्वाइन, तो आप लोगों को क्या माइंडसेट लेके सोशियोलॉजी ऑप्शनल ज्वाइन करना है। मेरा काम सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, रिगरस आंसर राइटिंग पे रखूंगी आपको 3.5-4 महीने। डेली आंसर्स लिखोगे ही लिखोगे। कुछ भी टॉपिक हुआ है, चाहे बिल्कुल ही एक ही टॉपिक हुआ है, उस एक टॉपिक के भी मैं 2 कम से कम पीवाईक्यूज, एक नया क्वेश्चन जरूर दूंगी, ताकि आप लोग पढ़ो लिखो। क्योंकि हमें एट द एंड आंसर राइटिंग ही करनी है ना वहां जाके एग्जामिनेशन हॉल में। सिलेबस तो सबने पढ़ रखा है, मैं पढ़ा भी दूंगी, तुम समझ भी जाओगे, लेकिन जब लिखोगे तब पता चलेगा कि जो पढ़ाया है उसको पेपर पे कैसे लिखना है, उसको आंसर में कैसे फॉर्म करना है। तो ये मेरी अप्रोच रहेगी। अभी आगे अप्रोच के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ overlapping with GS. Yes, Gaurav Gupta, there's similarity with GS, coming to that only. See, GS1 सोसाइटी क्लियर है, हमें पता है GS1 में सोसाइटी है। हम टॉपिक सिलेबस में अगर आप खोलोगे मेंस का सिलेबस, तो उसमें लिखा हुआ है सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बनाइजेशन, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये सब कुछ पढ़ेंगे सोशियोलॉजी में। मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, सिलेबस बहुत बड़ा है GS1 का, जिसमें से बहुत कुछ ओवरलैप करता है। देन कम्स टू GS2 सोशल जस्टिस, जिसमें हम एजुकेशन, विमेन, हेल्थ, जेंडर सब कुछ पढ़ेंगे। कितना किसको मिल रहा है, ओबीसी रिजर्वेशन, उसका क्या सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन होता है आज मैं बताऊंगी भी। जैसे कास्ट बेस्ड सेंसस की बात हम करते हैं तो क्या उसका इम्प्लीकेशन हो सकता है, तो ये सब कुछ GS2 में है। अब बात करते हैं, अब लगेगा GS3 में क्या हो सकता है, बिकॉज GS3 इज तो फुल ऑफ इकोनॉमी एंड एवरीथिंग। सो इम्प्लीकेशंस, सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी लैंड रिफॉर्म्स की। एक्सट्रीमिज्म स्प्रेड हो रहा है, नक्सलिज्म स्प्रेड हो रहा है, उसका क्या लिंकेज है, क्यों होता है वो, सोशियोलॉजिकली क्या रीजंस होते हैं कि हमारा नक्सलिज्म, एक्सट्रीमिज्म फैलता है, क्यों होता है ये सब, सबके रीजंस देखेंगे। GS4 ह्यूमन वैल्यूज एंड रोल ऑफ सोसाइटी, फैमिली एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपको पता चलेगा कि किसी इंसान के बिहेवियर में फैमिली का क्या रोल होता है, सोसाइटी का क्या रोल होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि एक इंसान का और एक सोसाइटी का बिहेवियर किस चीज से डिराइव हो रहा है, तो एथिक्स में भी बहुत आपको हेल्प होगी। क्योंकि एथिक्स में वन वर्ड वाले आते हैं ना, कि कोई भी एक वैल्यू लिख देते हैं, आपको लिखना होता है उसके बारे में, तो आप उसमें क्या करते हो, आप रियल लाइफ एग्जांपल से उसको बैक करते हो। सी मेंस में हमेशा ये चीज होनी चाहिए कि आपकी एक माइन्यूट स्केल से लेके एक बहुत बड़े वाइड स्केल पे आपकी ऑब्जर्वेशन दिखनी चाहिए एग्जामिनर को, कि मैंने अपनी जिंदगी से भी कुछ लिखा, मैंने सोसाइटी से भी कुछ लिखा, मैंने इंटरनेशनली भी कुछ लिखा। और ज्यादा एग्जामिनर्स को आजकल इंप्रेस करते हैं रियल लाइफ, अपनी अपनी जो आपके एग्जाम्पल्स होंगे। ये भी जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स का एक कॉन्सेप्ट हम सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे, दैट इज एलिनेशन। एलिनेशन होता है जब एक इंसान को रिलेटेबल फील होना बंद हो जाता है सोसाइटी से, फ्रेंड्स से, सेल्फ एस्ट्रेंजमेंट की फीलिंग होती है, उसको लगता है डिस्कनेक्ट, खुद से भी, सोसाइटी से भी, हर चीज से। अब एक यूपीएससी एस्पिरेंट होके हमसे ज्यादा एलिनेशन कौन अच्छे से जान सकता है। तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, यूपीएससी एस्पिरेंट। आप पार्टीज में नहीं जाते, आप फैमिली फंक्शंस में नहीं जाते, बट व्हेनेवर यू गो यू विल फील डिस्कनेक्टेड, यू विल फील कि ये क्या हो गया,
18 घंटे कोई एक इंसान कमरे में बंद है, पढ़ रहा है, वो 4-5 साल बाद जब एग्जामिनेशन क्लियर और नॉट क्लियर वो निकलेगा बाहर, उसको एलिनेशन ही फील होगी, उसको डिस्कनेक्टेड ही फील होगा। ठीक है, ये हो गया माइन्यूट। अब अगर इसको हम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कैसे सोचेंगे? को डेवलप्ड स्टेट्स एलियनेटेड फील कराते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट देखा है, यूएस से बीच में है, ऊपर है कनाडा, नीचे है मेक्सिको। कनाडा एंड मेक्सिको की बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं वो यूएसए की वजह से डिराइव हुई, एलियनेटेड फील कराते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये तो काउंटर भी कर सकते हैं ना कि हम G20 में अफ्रीका को कर तो लिया, इंक्लूड कर तो रहे हैं, बहुत सारे फंड्स भी तो बने हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, सोमालिया वगैरह के लिए, बट स्टिल वो एलियनेटेड फील करते हैं। एक्चुअली में पेपर में और प्लानिंग में और पॉलिसी में कुछ करना और एक्चुअली में कुछ हो रहा है। व्हाट डू यू फील? सोमालिया के हाल देखे हैं आपने, अफ्रीका के हाल देखे हैं? तो वो एलियनेशन ही है। तो हो गया ना, एक अपने रियल लाइफ से एक इंटरनेशनल रिलेशन से। मैं ये सिखाऊंगी, न्यूज़पेपर खोलोगे इंटरनेशनल रिलेशंस के हर छोटी सी छोटी न्यूज में भी सोशियोलॉजी दिखाई देगी, एंड आई एम श्योर दिखाई देगी। अब है एस्से। अब मैं इसकी बात करी थी, फिलोसॉफिकल एस्सेज। हमें पता है कि एस्से का एक पार्ट जो है आजकल फिलोसॉफिकल एस्सेज का आने लग गया है। हैंड्स दैट क्रैडल द रॉक रूल्स द वर्ल्ड, सुना है? ये एस्से आया था एक प्रीवियस ईयर्स में। तो अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो, आप क्या करोगे? आप एक मेट्रियार्कल मदर वाली साइड लिखते जाओगे लिखते जाओगे, आप वुमेन पे ही बात करते रहोगे, क्योंकि हमें लगता है बच्चा तो माँ ही पालती है, हमारी एक, क्योंकि हमने इंडिया में देखा यही है। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होगे, एक बहुत अमेजिंग एक बैलेंस्ड व्यू दोगे, आप कहोगे कि नहीं, फादर्स का भी रोल है एक चाइल्ड की अपब्रिंगिंग में। आगे हम बात करेंगे कि जैसे पैटर्नल लीव की बात हुई थी विराट कोहली के टाइम पे, तो वो क्यों हुई थी? इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अपब्रिंगिंग ऑफ अ चिल्ड्रन। तो इसीलिए जो आपका सोशियोलॉजी है वो आपको एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देता है, नाइदर टू आइडियलिस्टिक नॉट टू रैडिकल नॉट टू पॉजिटिव, नाइदर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव करना है, एक बैलेंस्ड एक एस्पिरेंट वाला पर्सपेक्टिव, कि एक थर्ड पर्सपेक्टिव से जब आप सोसाइटी को देखते हो। आप कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते अगर आप इंक्लूड हो जाओगे सोसाइटी में, आप तभी कर सकते हो जब आप बाहर से देखोगे एक बैलेंस्ड व्यू से कि हमें दोनों साइड सुननी है। तो एसेज में, फिलोसॉफिकल एसेज में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कोई सोच सकता है इंटरव्यू में क्या हेल्प होगी? इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चंस आए, इंटरव्यू में वो घिसे पिटे वो सिलेबस वाले क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में आपने जो इतनी तैयारी की है, आपका एज एन एस्पिरेंट और एज अ फ्यूचर IAS DC SDM आपका क्या पर्सपेक्टिव है सोसाइटी को लेकर। जब आप सोशियोलॉजी पढ़ लोगे ना, आपको जेंडर बायस, क्लास बायस, रेस, बैलेंस पर्सपेक्टिव इतना अच्छे से डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, इंटरव्यू में किसी एक एस्पिरेंट से क्वेश्चन पूछा था, he or she was from हरियाणा, तो उससे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने किसी फोक कल्चर सॉन्ग से बता सकते हो कि रेस या फिर बॉडी से रिलेटेड कुछ प्रमोट हो रहा हो, तो वो सोच नहीं पाया। आप लोगों में से कोई हरियाणा में से है? एनीवन फ्रॉम हरियाणा? हरियाणा का एक फोक कल्चर सॉन्ग है, मैं गोरी तू काला घना, ठीक है, सॉन्ग है उनका, बहुत फेमस कल्चर सॉन्ग है। तो देखो, अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप इमिडिएटली सोच लोगे कि हाँ यार ये सॉन्ग सुना हुआ है मैंने, मुझे पता है कैसे जेंडर बायस, कैसे कलर्स, रेस, बॉडी, सब कुछ इंक्लूड होता है हमारी सोसाइटी में, और बहुत सटल तरीके से प्रमोट होता है। हम सुनते भी हैं वो गाने, हम देखते भी हैं वो फिल्म्स, बट हमें रियलाइजेशन नहीं होती। तो जब आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट बोलोगे तो एक माइन्यूट ऑब्जर्वर की तरह आपको दिखेगा ये चीज। ठीक है, तो इंटरव्यू में एक बैलेंस पर्सपेक्टिव में हेल्प होगी। अब लग रहा है कि सोशियोलॉजी है क्या? सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी कब से चल रही है? सोशियोलॉजी इज कि जब सेट रूल्स कोड्स एक सोसाइटी को डिराइव करते हैं, सोसाइटी का बिहेवियर कैसे होता है, और उसमें कैसे एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को आई वुड से इन्फ्लुएंस करता है। इट इज इंटरप्ले ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। हमें लगता है कि रिलीजन तो बहुत अलग है, इकोनॉमी बहुत अलग है, बट कोई चीज अगर इकोनॉमिकली चेंज हो रही है वो रिलीजन को भी चेंज करेगी, वो पॉलिटिकल को भी चेंज करेगी। क्यों हम अभी प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट को ये क्रिटिसाइज करते हैं फॉर बीइंग रिलीजियस बायस? हमें पता है ये चीज, तो सब चीजों पे फर्क पड़ता है। तो एक फैक्टर से आप मल्टीपल फैक्टर्स इंटरकनेक्ट करोगे, दैट इज सोशियोलॉजी। एंड उससे क्या सोसाइटी का बिहेवियर होता है, हर चीज का क्या रीजन होता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज सोशियोलॉजी फील्ड।
अब मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं 2-3 टॉपिक्स रफली आई एम जस्ट सेइंग कि मैं थोड़ा सा बताऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली सोशियोलॉजी में पढ़ने क्या वाले हैं। और से एक टॉपिक है फैमिली एंड किनशिप, और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है, आई वुड से 20-30% इट इज डिफरेंट, बट आपको सिलेबस खोलोगे आपको लगेगा यार सेम सेम ही लिख रखा है हर जगह। फैमिली, किनशिप, रिलीजन, वर्क, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, सेम चीजें लिख रखी हैं। थिंकर्स बदल जाएंगे, फर्स्ट पेपर में वेस्टर्न थिंकर्स, सेकेंड पेपर में इंडियन थिंकर्स, ठीक है, तो बदल जाएंगे। तो फैमिली किनशिप की अगर बात करें तो ये मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स लिखे हैं जो कि आजकल बहुत न्यूज में है, आपको लगेगा ट्रेंड बदल रहा है, जनरेशन गैप बढ़ते जा रहा है, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। टेक डिवाइड, टेक्नोलॉजी डिवाइड, है ना, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को दे आर नॉट वेल विद दैट टेक्नोलॉजी, और अब तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है, एआई टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी, ये वो, उन लोगों को लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, तो हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते उनसे, हमें लगता है यार दे आर नॉट वेल विद दैट, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते, तो टेक्नोलॉजी डिवाइड। और क्या हो सकता है, इंडिविजुअलिस्टिक चॉइसेस ओवर फैमिली। पहले के जो हमारी पेरेंट्स की जनरेशन थी ना, दे वर टू कोहेरेंट विद फैमिली वैल्यूज, उन्हें बहुत ज्यादा मैटर करता था, इसीलिए इंडिया का सेंटर कोर है जॉइंट फैमिली सिस्टम। बट स्टिल अब क्या हो रहा है, अब ये वाली जनरेशन बदलती जा रही है कि नहीं, हमें हमारी चॉइसेस ज्यादा मैटर करती हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ मैरिज और करियर और एनीथिंग इन योर लाइफ, तो इंडिविजुअलिस्टिक चॉइसेस बदलती जा रही हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये तो है ही, ये तो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, मदर कुछ बोल रही हैं, फादर कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, मतलब हर चीज में हमें दिखता है, क्योंकि मदर फादर के बीच में वो जेंडर वाली इशू भी आ जाती है और हमारे जनरेशन का भी इशू आ जाता है, तो ये तो हम डेली लाइफ में देखते ही हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना। अब न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली का कोई सोच सकते हैं कि क्या क्यों बढ़ रहा है ये, एनी रीजन व्हाई न्यूक्लियर फैमिलीज आर इंक्रीजिंग। पिछले से कनेक्टेड है कि जनरेशन गैप है, तो आजकल गुड। ओल्ड एज हम्म सी, न्यूक्लियर फैमिलीज का एक रीजन ये है, मेट्रोपॉलिटन्स में जो लोग चले जाते हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, गुड। सो मेट्रोपॉलिटन में अब ये कैसे है, ये है रूरल अर्बन डिवाइड। इकोनॉमिक ग्रोथ तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ रूरल और अर्बन में तो सेम नहीं है, आधे लोग छोड़ के चले जाते हैं अर्बन सेटलमेंट होने के लिए, है ना, जिसलिए अर्बन कंजेशन भी बढ़ रही है, इसीलिए मेट्रोपॉलिटन में लोग छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं। फिर देन अगेन individual decision making, which I was talking about, career, marriage, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, हर चीज में अपनी चॉइस, मैरिज के बाद लोग इंडिविजुअली सेटल होना चाहते हैं, वो प्राइवेसी हो वो कुछ भी हो, तो ये इसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं। इसीलिए जो मैरिज का जो किनशिप का बहुत ही हम बोलते थे बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है हमारे सोसाइटी में, दैट इज अब सोशल फैब्रिक चेंज हो रहा है कंट्री का, तो न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं। अब अगर हम, अरे दिस इज तो वेरी फेमस को पेरेंटिंग, है ना, बहुत सारे हमारे बॉलीवुड स्टार्स हैं को पेरेंट्स, आमिर खान, किरण राव, अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा खान, रिसेंटली हार्दिक पांड्या एंड हिज वाइफ, तो को पेरेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, कि कोई सोच सकते हैं क्यों। हाँ तो देखो क्या है, इंडिया जो है उसने यूएन कन्वेंशन है फॉर चाइल्ड, उसका सिग्नेटरी है इंडिया। उसमें क्या बात हुई कि चाइल्ड इंटरेस्ट्स is a wider connotation than love and primary care.
वो लोग बोलते हैं कि ऑब्वियसली ये वाइडर है ना इससे, तो लव एंड प्राइमरी केयर से, तो लव एंड प्राइमरी केयर में तो बहुत छोटी चीजें आ गई, चाइल्ड के लार्जर इंटरेस्ट पे हमें फोकस करना है। तो को पेरेंटिंग का आता है कि अगर हम एज अ पार्टनर सेपरेट हो भी गए तो हमारी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है अपने बच्चे की तरफ, तो इसीलिए। और एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस था लहारी सुखमरी एंड शोभम कोडाली, जिसमें बात की गई थी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड की। तो उसमें भी ये बोला गया था कि को पेरेंटिंग इज वेरी नेसेसरी। अब देखो, फिर जो हमारा एक मिथ था या एक सोच थी कि सिर्फ मदर का रोल होता है एक बच्चे को अपब्रिंग करने में, को पेरेंटिंग ने फिर वो चेंज किया ना। अगर सिर्फ मदर का रोल होता तो को पेरेंटिंग की जरूरत ही क्या है, सिंगल पेरेंट्स बन लो, ठीक है। फिर भी जिसके पार्टनर्स आर अलाइव, दे आर रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे गो फॉर को पेरेंटिंग, ठीक है। नाउ डाइवोर्स रेट, डाइवोर्स रेट भी बढ़ रहा है, अभी देखा हमने हार्दिक पांड्या का हुआ। अब देखो, जब हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे ना तो हम डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स की ना पढ़ेंगे, क्यों पर्सपेक्टिव, क्यों डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। एक वेस्टर्न थिंकर है एंथनी गिडन्स, ये बात करते हैं कॉन्फ्लुएंट लव की, ठीक है। व्हाट इज कॉन्फ्लुएंट लव? कॉन्फ्लुएंट लव इज व्हेन लव इज एक्टिव, इट इज पार्टिसिपेटरी एंड इट satisfies both of the partners economically, emotionally, physically. बट अगर आप एक दो पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है तो इसलिए डाइवोर्सेस हो जाते हैं। तो कॉन्फ्लुएंट लव जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है आजकल के डाइवोर्स रेट्स बढ़ने में। क्योंकि पहले क्या होता था, फीमेल्स को इतनी चॉइसेस नहीं होती थी। नाउ फीमेल्स आर एम्पावर्ड, दे आर एजुकेटेड, दे वांट टू टेक देयर पर्सनल फ्रीडम अहेड। तो कॉन्फ्लुएंट लव, इसीलिए पहले क्या होता था, एक मैरिज है, फीमेल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करती रहती थी इन एवरीथिंग। नाउ दे डोंट कॉम्प्रोमाइज, दे वांट इक्वल पार्टिसिपेशन, दे वांट सेटिस्फैक्शन इन द रिलेशनशिप। सो कॉन्फ्लुएंट लव इज द रीजन फॉर डाइवोर्स। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने एक पर्सपेक्टिव दिया एक वेस्टर्न थिंकर का। इसमें हम इंडियन थिंकर्स भी पढ़ेंगे, वेस्टर्न थिंकर्स भी पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, स्टैटिक के सिलेबस में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, लेकिन करंट के टॉपिक्स के सोशियोलॉजिकल एनालिसिस भी जरूर करेंगे हम लोग, हर किसी चीज का। किसी को इसके बारे में पता है? किसी को एनी आइडिया सोलोगैमी क्या होती है? यस मैम, खुद से शादी करना। अ वुमेन इन मध्य प्रदेश डिड दिस। यस 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 यस, करेक्ट। सोलोगैमी रिसेंटली गुजरात की एक 24 ईयर गर्ल थी, उन्होंने खुद से शादी कर ली, ठीक है। और आजकल एक और चीज बहुत फेमस है, यू मैरी योरसेल्फ और यू मैरी टू योर गॉड, लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। तो सोलोगैमी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक इंसान को लगता है कि आई एम मोर बेटर इमोशनल फ्रीडम में रादर देन बीइंग इमोशनली डिपेंडेंट अपॉन समवन, ठीक है। फिर एक देखो, इसमें एक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, वेरी इंटरेस्टिंग, लिक्विड मॉडर्निटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये दिखाता है कि किसी रिलेशनशिप या किसी स्ट्रक्चर की ट्रांजिएंट नेचर बहुत ज्यादा बदल रही है, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है स्ट्रक्चर्स में। जैसे बदल गया ना मैरिज का स्ट्रक्चर, पहले कितना ज्यादा रिजिड था, तो अब जब लिक्विडिटी ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ रही है एक सोसाइटी की, तो हम ये वाला कंसेप्ट सोलोगैमी में पढ़ते हैं। और एक बड़ा फनी क्रिटिसिज्म है, जिस हिसाब से सोलोगैमी बढ़ रही है वेस्टर्न कंट्रीज, एक स्टडी बताती है कि ब्राजील में तो सोलोगैमी डाइवोर्स रेट्स भी बढ़ रहे हैं। सोचो कि एक इंसान ने खुद से शादी की और खुद से डिवोर्स भी ले लिया। एक बहुत फेमस ब्राजीलियन मॉडल है, उन्होंने बोला कि उन्होंने खुद से डिवोर्स ले लिया विद इन 90 days बिकॉज शी फेल इन लव विद समवन एल्स। सो सी सोसाइटी इज सो फनी कि हम पहले तो किसी चीज का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, फिर उसके जब दिखते हैं कि कॉन्स भी हैं तो फिर हम वापस से बैक। तो जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे ना, आप लोगों को इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि ठीक है, किसी ने एक चीज बोली, कोई थिंक करा के उसका कोई और ही रीजन दे देगा, फिर उस जब तुम सोसाइटी में देखोगे एक्चुअली में कुछ और ही हो रहा होगा। तो इट इज लाइक ऑल ओवर, मल्टीपल थिंग्स आर गोइंग एट वन टाइम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। जेंडर, सब लोगों को लगता है जेंडर और सेक्स सेम होता है। सी, ये क्या है? व्हाट इज दिस? सोशियोलॉजिकल टर्म। बेसिक डिफरेंस तो यही है,
ठीक है। जेंडर क्या है? ये हमारी आइडेंटिटी है जो सोसाइटी ने बनाई है। आई एम अ मेल, आई एम अ फीमेल। सेक्स क्या है? कि आप ह्यूमन बॉडी में आपको कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिले हैं जिसकी वजह से आपका सेक्स क्या है। ठीक है। ये अब ये देखो, किसी ने नोटिस किया LGBTQIA के आगे हम प्लस भी लगाते हैं? क्यों? दिस इज क्या है? स्कोप ऑफ डाइवर्सिटी। स्कोप ऑफ डाइवर्सिटी, सी एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। प्लस लगाने का ये कि अभी और भी स्कोप है, कुछ और ऐड हो सकता है इसके अंदर, ऐड होते जाएंगे। पहले हम सिर्फ LGBTQ पढ़ते थे, IA ऐड हुआ, प्लस ऐड हो गया, अब प्लस ऐड हो गया। एवरीवन हैज हर्ड अबाउट प्राइड परेड, ये तो सबने सुना होगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया LGBTQ के ऊपर ऑप्शनल के पेपर में, अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या करूंगी आप लोगों के साथ। किसी को आइकिया ब्रांड पता है फॉर फर्नीचर एंड ऑल? Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. जी, इनकी एक टैगलाइन थी, क्लोजेट्स आर फॉर क्लोथ्स नॉट फॉर आइडेंटिटीज। क्लोजेट्स आर फॉर क्लोथ्स नॉट फॉर आइडेंटिटीज। किसके साथ जा रही है? LGBTQ के साथ। उन्होंने बोला कि जो क्लोजेट्स यानी कि जो अलमारी है वो कपड़ों के लिए, आइडेंटिटीज छुपाने के लिए नहीं। सो कम आउट बोल्ड LGBTQ कि आप अपनी अपने एक्सेप्टेंस, आप अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाओ, सोसाइटी एक्सेप्टेंस लाए। अगर आप अपने आंसर्स में ये लिखोगे, ये टैगलाइन, तो नहीं नंबर मिलेंगे। उसको पता है इसने ब्रांड में से भी निकाल लिया सोशियोलॉजी, ब्रांड की टैगलाइन से भी सोशियोलॉजी निकाल लिया। फिर एक अब बात हो रही है कॉम्प्रिहेंसिव इक्वालिटी एक्ट की, जो LGBTQ के लिए हमारी कंट्री लाना चाहती है। देन देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ LGBT, दैट इज pink economy. Pink economy is tapping into capabilities and talent of LGBTQI community. इस इकोनॉमी में बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि LGBTQI कम्युनिटी जो है, दे आर वेरी गुड एट, आई एम नॉट नैरोइंग डाउन देयर टैलेंट्स, बट आपने जनरली देखा होगा इन फैशन डिजाइनिंग, मेकअप्स, क्रिएटिव वर्क, बेसिकली म्यूजिक, डांस, एंटरटेनमेंट एंड मेनी मोर। अब तो ऑफिसेज में भी, देन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल। तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ वुमेन तो हमारी है ही है जो हमारी इकोनॉमी से बाहर है, साथ में ये लोग भी बाहर हैं। इन लोगों को भी आप अगर हमारी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में इंक्लूड करोगे, जिसे हम पिंक इकोनॉमी बोल रहे हैं, इससे हमारी कंट्री का बूस्ट आएगा। ठीक है। तो दिस मैं ये बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स भी दूंगी जो जब इंक्लूड करोगे आंसर में नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है। पैटर्नल लीव, विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा showing the father's contribution. Then period poverty. Period poverty, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने पीरियड पॉवर्टी एड्रेस की थी। पीरियड पॉवर्टी क्या होती है? इसका मतलब होता है कि जब आपको पीरियड्स रिलेटेड जो सामान होता है, लाइक सैनिटरी नैपकिन्स, टैम्पॉन्स, दे हैव मेड इट फ्री इन द होल कंट्री। होल कंट्री। इंडिया अभी तक अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में ही फंसा हुआ है। ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी। ठीक है। अब तो जोमैटो ने भी आई थिंक 2-3 डेज का लीव सैंक्शन किया है फॉर पीरियड्स। तो कैसे चेंज कैसे आ रहा है सोसाइटी में जेंडर को लेके? सिर्फ हमें लगता है क्योंकि हम ज्यादा रेप्स वगैरह पढ़ते हैं, वो हैं, हम मैरिटल रेप्स पढ़ रहे हैं, नेगेटिव पढ़ रहे हैं, पर बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हो रहे हैं जेंडर को लेके। और बहुत आयरनी भी है कि अगर वुमेन, अब ये रेप कल्चर में बात करेंगे कि अगर वुमेन की प्लेसमेंट इतनी बढ़ रही है तो रेप्स कैसे बढ़ रहे हैं? रेप कल्चर कैसे? कितनी बड़ी आयरनी है कि वैसे तो वुमेन की पोजीशन भी बढ़ रही है सोसाइटी में, रेप्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन। इसमें भी हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स जो कि ये बोलते हैं कि आपने वुमेन को एक कोमोडिटी की तरह, एक प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चर की तरह यूज किया है। क्योंकि एक लड़की की शादी होकर उसने दूसरे इसमें जाना होता है, तो हम यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते, क्या कि हमारा कल्चर प्रमोट होता है, हमारा कल्चर इंटैक्ट रहे। तो कोमोडिटी हो गई ना एक लड़की। कन्यादान की हम बात करेंगे कि कन्यादान, कन्या का दान कर रहे हो आप, कन्या इज व्हाट? गर्ल। कोमोडिटी बना दिया आपने उसको। तो इंडियन ट्रेडिशंस में आपको इनग्रेन्ड दिखेंगी ये चीजें, इसीलिए ये। ठीक है।
कास्ट में रिजर्वेशन फ्रॉम अफर्मेटिव एक्शन टू रेस टू द बॉटम। ये अफर्मेटिव एक्शन की तरह लॉन्च हुआ था कि आप लोगों को एजुकेशन देंगे, प्रमोशन देंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लेकिन अब क्या बन गया, रेस टू द बॉटम। भी मैं भी रिजर्वेशन, मुझे भी चाहिए रिजर्वेशन, मुझे भी चाहिए रिजर्वेशन। अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी दिखती है। डेवलप्ड कंट्री लाइक चाइना, वो भी अपने आप को डेवलप नहीं समझता, वो कहता मैं भी डेवलपिंग हूँ, है ना, रेस टू बॉटम। ये दिखेगा हर जगह। ऑनर किलिंग हमें पता है। सन्स ऑफ द सॉइल मूवमेंट, ये श्रीलंका में देखने को मिला था, जब मेजोरिटी, जो एक जगह की मेजोरिटी पॉपुलेशन होती है, उसकी बजाय किसी और पॉपुलेशन को अपलिफ्टमेंट मिल रही होती है इन एजुकेशन, हेल्थ, तो जो वहां की मेजोरिटी वाली जो पॉपुलेशन है वो सिविल वॉर की पोजीशन पे ले आती है, जैसे सिन्हालीज और तमिल्स के साथ हुआ इन श्रीलंका। तो ये दिस इज सन ऑफ द सॉइल एक्सक्यूज मूवमेंट। मी मैम। हाँ जी, मैम अभी कर्नाटक में जो हो रहा है वो भी सन ऑफ सॉइल मूवमेंट ही कहा जा सकता है? व्हाट इज हैपनिंग इन कर्नाटका? मैम उन्हें भी कनेडियंस को भी रिजर्वेशन दिया गया है, तो वो भी सन ऑफ सॉइल्स में ही आएगा? नो, रिजर्वेशन ऐसा नहीं है। सन्स ऑफ द सॉइल मूवमेंट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल हम ले सकते हैं, मणिपुर में जो हो रहा था, उसमें क्या होता है कि एक जो पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, अगर उसको छोड़ के जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, चाहे वो किसी भी कल्चर या किसी भी चीज की हो, अगर वो उनको ज्यादा ग्रोथ होती हुई दिखती है ना, बेसिकली सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट क्या होती है, एक इंसान की कनेक्टिविटी टू इट्स बर्थ प्लेस, उसको लगता है ये तो मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा राइट है कि मैं इस जगह का हूं, तो मुझे हेल्थ, मुझे एजुकेशन, मुझे एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। जब कोई बाहर से आके लेता है तो फिर वो लोग सिविल वॉर या फिर वो राइज इन वो वायलेंस वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे इंडियन थिंकर्स ने ये बोला है कि कास्ट इज अ गेटवे टू इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो हमें पता है, सबने सुना होगा। शिवसेना महाराष्ट्र की, मराठी पॉलिटिक्स, ऐसे बहुत सारे हैं, अकाली दल फॉर सिक्स, मैनी। तो पॉलिटिक्स तो हमें पता ही है कि कास्ट का कितना बड़ा रोल है। एंड नाउ कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस, ये अभी बिहार में और ये सब बात हुई थी कास्ट सेंसस की। हमें पता है इसके कितने ज्यादा नुकसान है, इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। ज्यादा नुकसान दिखाई देंगे बट इसके फायदे भी हैं। पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प होगी, पर्टिकुलरली एक कास्ट की क्या प्रॉब्लम्स हैं ये हाईलाइट में आएंगी, और आपके कितने आप लोग आपको कितनी प्रिविलेजेस मिले हैं वो भी आपका बाहर निकल के आएगा। कुछ लोगों को प्रिविलेजेस हैं लेकिन फिर भी उनको कास्ट 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 करना है, उनको रिजर्वेशन चाहिए, तो ये सब भी बाहर आएगा। तो इसके फायदे भी हैं। हमें लगता है कि कंट्री बट जाएगी, वो तो है ही है, लेकिन फायदे भी बहुत हैं। तो ये, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जो टॉपिक लग रहा है ना दिखने में कि एक बार में एक ही व्यू आता है, हमें जैसे ही हम कुछ देखते हैं हमें लगता है यार ये बिल्कुल ही पॉजिटिव है, आइदर वी सी होल ब्लैक और व्हाइट, बट देयर इज अ ग्रे एरिया इन सोशियोलॉजी, बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड। नाउ द लास्ट थिंग, मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगी, सिलेबस बेसिकली पेपर 1 में वेस्टर्न थिंकर्स, पेपर 2 में इंडियन थिंकर्स, एंड बेसिकली पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है, रिलीजन, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिलेबस तो बहुत इतना ज्यादा वो नहीं है, सिलेबस बहुत ओवरलैपिंग है, सेम सेम चीजें पढ़ेंगे हम लोग, बट थिंकर्स के पर्सपेक्टिव बदलते जाएंगे। एक वेस्टर्न थिंकर्स का पर्सपेक्टिव आप अलग देखोगे, इंडियन थिंकर्स का पर्सपेक्टिव आप बहुत अलग देखोगे। ठीक है, सिलेबस का मैं डिफाइन कर दूंगी, इतना सिलेबस का कोई इशू है नहीं। नाउ दिस इज द माय कंक्लूडिंग स्लाइड। अगर हम अप्रोच की बात करें तो क्लास में अप्रोच क्या रहेगी, फर्स्ट आई विल से कि दिस इज फॉर यू पीपल स्पेसिफिकली जो अब ज्वाइन करेंगे सोशियोलॉजी, दिस विल नॉट बी अ कमर्शलाइज्ड बैच, दिस विल बी अ पर्सनलाइज्ड बैच। आप ये सोचोगे कि हमने पर्सनलाइजेशन ले लिया सोशियोलॉजी में, कि क्योंकि मेरा यहाँ पर ये मोटिव नहीं है कि पैसे कमाने हैं और आप लोगों को सोशियोलॉजी जबरदस्ती दिलवाना है, आप लोगों को पर्सनलाइज्ड फीलिंग आएगी। आई एम ऑलवेज हेयर, एक चीज को 50 बार पूछो, एक आंसर को 50 बार चेक करवाओ, कितने भी डाउट्स पूछो, मैं हमेशा यहीं पर होती हूँ, यहीं पर दिखूंगी तुम लोगों को, कितनी भी बार पूछो, आई एम ऑलवेज देयर। अब अप्रोच देख लो क्या रहेगी, एक बहुत मैं क्रिस्प में समझा देती हूँ, टू मेन थिंग्स, one will be answer writing, other will be
करंट का इंटीग्रेशन, करंट का इंटीग्रेशन, तनुज जुलस की एड, लव जिहाद की कंट्रोवर्सी, अ मुस्लिम वुमन जो अपनी बहू को, इंडियन बहू को जूली बना रही थी, वो लव जिहाद की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। एक फार्मर जिसने 2 बफलोज अपने बेटे को टैब दिलवाने के लिए किया, तो वो क्या शो करता है? कंट्री का डिजिटल डिवाइड। ठीक है, आप छोटे से छोटी न्यूज में सोशियोलॉजी देखोगे और जब वो एग्जांपल्स कोट करोगे, नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। आई एम श्योर अबाउट इट, नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये इंटीग्रेट करना सिखाऊंगी मैं, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे। और ये तो 4 महीने ये सोच लो, हमने सिर्फ आंसर्स ही आंसर्स लिखने हैं, सिर्फ आंसर्स ही आंसर्स लिखने हैं। तो ये दो मेरी ये चीज रहेगी, रफली 4 to 5 months में आई विल कंप्लीट द सिलेबस। एंड नोट्स की बात रही, क्रिस्प शॉर्ट नोट्स जो कि एक दिन में या मैक्सिमम 1.5 डे में पूरी सोशियोलॉजी आप रिवाइज कर सकते हो। 6 महीने हर बार नहीं मिलेंगे पूरा का पूरा सिलेबस करने के लिए। आप ये सोचो, जब सोशियोलॉजी के अगले दिन 2 एग्जाम्स हैं, हमें कितनी क्विक रिविजन चाहिए, ऑन हैंड्स ऑन टिप्स होने चाहिए पॉइंट्स। तो उतने ही नोट्स बनाएंगे जितने कि आप वहां पे आप लिख पाओ, उतने नोट्स, बहुत क्रिस्प नोट्स। सेकेंडली, आई विल टेल यू, नोबडी टेल्स यू कि करंट के नोट्स कैसे बनाने हैं, करंट की एनालिसिस कैसे करके रखनी है। वो जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं जो हमें लगता है यार लूज हैंगिंग फ्रूट्स हैं, पता नहीं क्या ही आ जाएगा, उसका भी मैं बताऊंगी कि कैसे उसके नोट्स बनाने हैं। फिर हम एक नोटबुक प्रिपेयर करेंगे, जो मैं इस बार जरूर हर किसी के साथ करूंगी। इस कोई भी एक टॉपिक है, फॉर से कोई भी, इस एलिनेशन ही ले लेते हैं, ठीक है। एलिनेशन एक टॉपिक है, वील प्रिपेयर अ सेपरेट नोटबुक आंसर राइटिंग के लिए। उसमें क्या करेंगे हम? सेट इंट्रो, सेट कंक्लूजन, वील मेक अ सेपरेट नोटबुक ऑफ इट, जिसमें हम सिलेबस के हर टॉपिक का एक टॉपिक ऊपर लिखा, सेट इंट्रो सेट कंक्लूजन। क्वेश्चन पेपर में हमें पता होगा यार ये क्वेश्चन आएगा ना, मेरा ये इंट्रो है, ये कंक्लूजन है, खत्म। इसके साथ एक डायग्राम, ठीक है, और यहीं पर 4-5 पॉइंट्स करंट के, ताकि जब रिवाइज करो ये नोटबुक खोलो और जाके आंसर्स लिखाओ। इतनी शॉर्ट स्ट्रैटेजी, बिल्कुल एक बार में, तुम्हें खोलने की जरूरत ही नहीं है सारा कुछ, तुमने ये टॉपिक खोला, तुम्हारा हो गया। सेपरेट नोटबुक बनाएंगे इस चीज की, करंट इंटीग्रेट करेंगे। और हाँ, अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि हमने तो ऑनलाइन लिया है, हमारे साथ कैसे डील करेगी मैम। तो जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनके लिए तो मैं यहीं पर हूँ, ऑनलाइन बच्चों के लिए टेलीफोनिक काउंसलिंग आई विल बी ऑलवेज देयर। किसी को भी, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन भी अटेंड करना है, कोई इशू नहीं है, मैं टेलीफोनिक काउंसलिंग भी कर दूंगी, आंसर राइटिंग भी, आई विल चेक इट, आप मेरे को पीडीएफ्स भेज सकते हो, तो आई विल ऑलवेज बी देयर। एंड आपके लिए मैंने सारा काम करके रखा है, जो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सी, ये दिस इज माय नोट्स, सिर्फ इतना सा इंट्रो, टाइप्स ऑफ एलिनेशन, देन इसका रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या होंगे। मैं बहुत ग्लिम्स दिखा रही हूँ अपने नोट्स का, आप लोगों को ऐसे ही वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिस्प नोट्स मिलेंगे। मैंने कोई लंबे लंबे सेंटेंसेस लिख रखे हैं? इज इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस? इट इज नॉट। बहुत क्रिस्प नोट, और मैं इसी फॉर्मेट में लिखवाऊंगी, यही दिखेगा आपको अपने नोट्स में। कोई इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं दिखेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है एक इंसान के लिए याद रखना। आपको एक पेपर नहीं देने, आपको 11 पेपर देने हैं। तो हमें स्ट्रैटेजी उस डे की लेके चलनी है। तो 4 महीने में ट्रेनिंग उसी चीज की होगी कि उस दिन क्या होगा, इस दिन इस चीज की नहीं होगी कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, जो हर बार होता है। हम यही करते रहते हैं, सिलेबस ही कंप्लीट करते रहते हैं, ये नहीं होगा। सी, अब एलिनेशन का मैंने, दिस वॉज स्टैटिक का नोट्स, ठीक है, दिस इज स्टैटिक। आई विल, हर टॉपिक का हम एक रेलेवेंस वाला शीट अलग बनाएंगे उस टॉपिक के एंड में, जिससे हमें पता चलेगा करंट कैसे इंटीग्रेट करना है। जैसे एलिनेशन है, कि एलिनेशन हमें दिखती है पिन फैक्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बोरिंग वर्क होता है, मोनोटोनस, कि नट्स बोल्ट्स ही जोड़ते रहते हैं वो डेली, तो उनको लगता है यार कोई फायदा ही नहीं है मेरे सजेशंस का, कोई क्रिएटिविटी का, तो उसको बहुत अनरिलेटेबल फील होने लगता है अपने काम से। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पिन फैक्ट्री, He doesn't feel connected with the ownership of the final product. He's just concerned about the part what he's doing with. yes, monotonous, he works like a machine, he's not more any human being, he's just doing, वो सेम पूरा दिन आता है, बस वो ही मशीन की तरह काम करते रहते हैं और चले जाते हैं, क्रिएटिविटी है नहीं।
फिर जैसे देखो रेलेवेंस में रॉय कॉक्स एक थिंकर है, ग्लोबलाइजेशन फॉर्म ऑफ न्यू कैपिटलिज्म एंड कॉलोनिज्म, पुअर नेशन आर फेसिंग एलिनेशन, जिम्बाब्वे एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, अलग अलग कि एलिनेशन आजकल कैसे देखने मिलती है, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो रेलेवेंस का एक पेज अलग से तैयार होगा, हर टॉपिक के एंड में रेलेवेंस दिखेगा, जो कि दिखाएगा माइंडसेट। रट्टू पोपट नहीं लगोगे, किताब से पढ़ा और ब्लर्ट आउट कर दिया एग्जाम में, नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर को लगेगा बच्चा किताब रट के आया और दे दिया आंसर। कैसे पता चला कि कितना कनेक्ट किया? कारण सारे बच्चे बोलते रहते न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट वो क्यों पढ़ना है? वो क्यों पढ़ना है? कभी सोचा है? सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ना, मेंस के लिए भी क्यों पढ़ना है? वो दिखेगा कि सिलेबस कितना कनेक्ट कर पाए हो अपने माइंड में, कितना। न्यूज़पेपर खोलो ऐसे लगना चाहिए ये तो सोशियोलॉजी का ये टॉपिक है, ये तो इस चीज का टॉपिक है, ये तो ये इस चीज का टॉपिक है। इतना क्लैरिटी होना चाहिए, और ये मैं करके दूंगी। ट्रेनिंग है ये 4 महीने की, ऐसा माइंडसेट प्रिपेयर करने की कि सिर्फ 2 चीजों पे फोकस, आंसर राइटिंग एंड इंटीग्रेटिंग द सिलेबस विद द करंट। Static, crisp, short, to the word, to the point. सृष्टि देशमुख, ऑल इंडिया रैंक 5, go and do watch her, आपके विजन के टेस्ट जाके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि जरूरत नहीं होती इतना बड़ा स्टैटिक लिखने की, इतना स्टैटिक, बैक इट विद इतना बड़ा फैक्ट्स एंड एग्जांपल। अब ये आंसर दिखाती हूँ मैं तुम्हें, जस्ट सीट। डर्कहाइम हम पढ़ेंगे थिंकर, एक वेस्टर्न थिंकर, जिसने सुसाइड का कॉन्सेप्ट दिया था। 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड, अल्ट्रुइस्टिक, इगोइस्टिक, फैटलिस्टिक एंड एनिमिक सुसाइड। आपको यहाँ पे ना एक सुसाइड की उसकी सिर्फ इतनी सी एक्सप्लेनेशन दिखेगी, इतने बड़े बड़े सिर्फ एग्जांपल्स दिखेंगे। दिस इज ऑल एग्जांपल्स, every point is backed with an example and a fact. We'll prepare a separate fact notebook, एक सेपरेट फैक्ट नोटबुक भी बनाएंगे हम, सिलेबस के हर चीज का फैक्ट। पेपर 2 में ट्राइबल्स पढ़ते हो आप लोग, ट्राइबल्स के लिए हम अलग से फैक्ट रखेंगे कि ट्राइबल्स में एजुकेशन का क्या लेवल है, हेल्थ का क्या लेवल है, क्राइम में एनसीआरबी का डेटा कोट करेंगे, इनइक्वालिटी में ऑक्सफैम रिपोर्ट का डेटा कोट करेंगे, लैंडसेट रिपोर्ट कोट करेंगे। जिससे क्या होगा, स्टैटिक तो अरे उसे पता है, तुम्हें आता है यार, तुम उसको करंट से बैक करोगे तो उसको पता चल जाएगा कि न्यूज़पेपर से कुछ तो कनेक्टिविटी बिठाई है। डायनामिज्म दिख रहा है आंसर में। इगोइस्टिक सुसाइड, सी अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी इन एवरी 2 hours फार्मर्स डाइड इन 2021। मैंने इगोइस्टिक सुसाइड का एक्सप्लेनेशन तक नहीं दिया है कि मैंने क्या है ये इगोइस्टिक सुसाइड, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं सीधे। फैटलिस्टिक सुसाइड, ब्रैकेट में देखो कितना शॉर्ट, डिजायर्स एंड पैशंस आर चोक्ड, दैट्स इट, this is fatalistic suicide and I have backed it with एग्जाम्पल्स। पूरे में एग्जाम्पल्स दिखेंगे। ये एक और एक्सक्लूजन, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन का एक क्वेश्चन था, जस्ट सी कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हाई एजुकेशन रिपोर्ट, अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे, एक्सक्लूसिव क्लब्स, गेटेड कम्युनिटीज, नंबर अपने आप मिलेंगे, जरूरत नहीं है कहानियां लिखने की। बहुत अच्छे वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे, हर इंपॉर्टेंट वर्ड को इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे, एग्जाम्पल और फैक्ट्स के साथ बैक करेंगे। और ये मैं सिखाऊंगी ये कैसे करना है, ये एक दिन में नहीं आता, ये मुझे भी नहीं आया था एक दिन में, मैंने भी तुम्हारी तरह कहानियां ही लिखी थी। लेकिन जब आ जाती है ये स्किल, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें लगेगा यार मेरे को तो आता है, न्यूज़पेपर में डेली तो पढ़ रहे हो, सिलेबस एक बार रट जाएगा ना, उसके बाद बहुत ईजी है। सो make the right choice and I end this session. I hope मैंने बोर नहीं किया ज्यादा. I hope you have learned something out of this session and you make the right choice, because actually में optional is a very big decision which will decide your pathway in UPSC. And remember, this batch for me is not commercialized, it is personalized. ये batch आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। एंड मैं ये जरूर एक प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आपकी जो ऑप्शनल की जर्नी है, आई विल मेक इट इजी फॉर यू, नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। आई विल नॉट मेक यू स्टक इन सिलेबस और जस्ट कंप्लीटिंग द सिलेबस। यू विल नो कि अगर मेरा कल एग्जाम है तो मैं एक्चुअली में क्या परफॉर्म करने वाली हूँ। तो नोट्स, आंसर राइटिंग एंड करंट अफेयर इंटीग्रेशन, एंड आई सम अप दिस सेशन। थैंक यू सो मच for attending this session. I hope आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। Thank you, ma'am.